जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था अधिशोषण का उपयोग। दोस्तों, ये वाला वीडियो से पहले आप यदि हमारा वो पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उसको देखिए और फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इन उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैटेलाइस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये वीवीआई टॉपिक बनता है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है। मैं क्या करता हूँ कि ये सारा कुछ पहले ही से लिख के रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, और आगे की ओर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, कि उत्प्रेरक होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज मेनली उत्प्रेरक के बारे में ही पढ़ते पढ़ते क्लास ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, उत्प्रेरक एक प्रकार का वह रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो इसमें भाग लेता है। इसका काम क्या रहता है दोस्तों, तो इसका काम सिर्फ एक ही रहता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना या घटा देना। आज तक आप यदि सोचते हैं कि अभिक्रिया का वेग को उत्प्रेरक बढ़ाता ही है तो गलत सोच रहे हैं। अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो देखिए दोनों काम कर सकता है उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी तुलना हम अपने सब्जी में डाले गए तेजपत्ता के हिसाब से करते हैं। तो उसका कार्य क्या होता है, क्या तेजपत्ता को डालते हैं सब्जी में तो उसे क्या खाते हैं, उसका कोई और यूज़ है? जी नहीं, बिल्कुल कोई यूज़ नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, हमारे टेस्ट को इंक्रीज कर देता है, हमारे सब्जी का जो टेस्ट होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों ये आप समझ जाइए कि उत्प्रेरक अगर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक के सहायता से कोई और पदार्थ बनने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। तो वही कहता है दोस्तों कि उत्प्रेरक एक प्रकार का वह रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, यह स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेता है तो इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। याद रहे कि यह स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसके द्वारा कोई और पदार्थ अलग से नहीं बनने वाला है इसके सहायता से। ठीक है, ये सिर्फ अभिक्रिया को वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, इसे उत्प्रेरक कहा जाता है तथा इसके द्वारा किए गए कार्य को उत्प्रेरण कैटेलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, उत्प्रेरण कहा जाता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो होता है उत्प्रेरक के द्वारा कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देना या घटा देना, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण कैटेलाइसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, होप आप उत्प्रेरक को समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर समझते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, कि हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे ये लिए हैं। ठीक है, आपको हम कैसे यूज़ होता है कैटेलाइस्ट वो चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिए हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिए हैं। ठीक है, एक आयतन नाइट्रोजन गैस है और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस है, और किसके उपस्थिति में, Fe लोहा फेरस। ठीक है, ये फेरस के उपस्थिति में जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3, 2 आयतन NH3। कितने आयतन, 2 आयतन NH3 बनेगा, और ये क्या है, ये अमोनिया गैस है। ठीक है, तो दोस्तों जब 2 गैस एक और 3 के अनुपात में आयतन से मिल करके अमोनिया बनता है। ठीक है दोस्तों, ये अमोनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइबर विधि से आपको ये अमोनिया बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो वो हम अलग देखेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कैटेलाइस्ट का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे कैटेलाइस्ट, हमेशा कैटेलाइस्ट को कहाँ रखा जाता है, इसी तीर के ऊपर। इस तीर के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ये समझ जाइए कि ये सारे कैटेलाइस्ट के रूप में कार्य करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो दुनिया में हर एक अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, कैटेलाइस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, यही हाइब्रिड विधि है। जब एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन को Fe के उपस्थिति में
गर्म किया जाता है तो ये हमारा अमोनिया बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइबर प्रोसेस है, हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक आने का वेट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इस अभिक्रिया में कौन सा Fe कैटेलाइस्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए आगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन Pt, ठीक है, Pt प्लेटिनम के उपस्थिति में अभिक्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का काम कौन कर रहा है, सॉरी, उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों, तो Pt प्लेटिनम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस Pt प्लेटिनम के उपस्थिति में, मतलब यहाँ कैटेलाइस्ट के रूप में कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है और आपस में क्या बना दे रहा है, यहाँ पे जल बना दे रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या चीज़ है, कैटेलाइस्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट होते हैं जिसको अभिकारक कहा जाता है और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम देख लिए कि किस तरीके से ये कैटेलाइस्ट उपयोग होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। चलिए हम मेन पढ़ते हैं इसके प्रकार। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटेलाइस्ट। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं देख लीजिए, धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटेलाइस्ट, ऋण उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटेलाइस्ट, स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटेलाइस्ट, समांग उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटेलाइस्ट, विषमांग उत्प्रेरक, हेट्रोजीनियस कैटेलाइस्ट और एंजाइम, जिसको एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटेलाइस्ट। समझ चुके हैं आप कि 6 प्रकार के होता है। ठीक है, अभी हम चलिए दोस्तों एक एक को समझते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए इनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहला लेते हैं। ठीक है, धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटेलाइस्ट। तो ये क्या होता है दोस्तों, नाम है धन, इसीलिए आप समझ जाइए कि इसका कार्य क्या होता होगा, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता होगा अथवा घटाता होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, वह उत्प्रेरक जिसके द्वारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है धन उत्प्रेरक कहलाता है। जब अभिक्रिया हो और उसमें हम कैटेलाइस्ट डाल दें तो अगर हम डालते हैं कौन सा कैटेलाइस्ट, धन, मतलब कि पॉजिटिव कैटेलाइस्ट डालते हैं, तब हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके द्वारा हम क्या देखते हैं, इस पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, कहता है क्या कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम 280 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल किसी भी प्रकार का कैटेलाइस्ट उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किए हैं, सिर्फ गर्म किए हैं। तो ये जब टूटा है तो ये बहुत स्लो टूटा होगा, बहुत देर लगा होगा पोटेशियम क्लोरेट को टूटने में, इन दोनों में। ठीक है, ये बहुत स्लो होता है। ठीक है, उसी जगह पे हम अगर पोटेशियम क्लोरेट को वापस गर्म करते हैं और इस बार किसकी सहायता से, MnO2 के सहायता से। ठीक है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड के उपस्थिति में। ठीक है, इसके सहायता से हम तोड़ते हैं तो बहुत फास्ट ये पोटेशियम क्लोराइड और क्या जी, ऑक्सीजन में टूटता है, बहुत फास्ट टूटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि MnO2 कैसा है, तो पॉजिटिव कैटेलाइस्ट है। क्यों, क्योंकि स्लो था पहले, अब क्या कर दे रहा है, ये फास्ट कर दे रहा है। तो अभिक्रिया के वेग को क्या किया, इंक्रीज किया ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव कैटेलाइस्ट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा उत्प्रेरक क्या है, इसके प्रकार को लिखें, तो आप उत्प्रेरक क्या है ये बता दीजिए, इनके 2-3 प्रकार बता दीजिए, जिसमें से आप एक ये लिख दीजिए कि धन उत्प्रेरक क्या होता है, और एक ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये वाला आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, समझ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं ऋण उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, चलिए ऋण उत्प्रेरक क्या होता है, नेगेटिव कैटेलाइस्ट क्या होता है। ठीक है, तो वह उत्प्रेरक जिसके द्वारा अभिक्रिया का वेग घट जाता है ऋण उत्प्रेरक कहलाता है। बहुत इजी था। देखिए धन उत्प्रेरक, धन से ही पता चल रहा है कि बढ़ने वाला है कुछ, ऋण माइनस होने वाला है कुछ, मतलब क्या, अभिक्रिया का वेग। समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, दोनों बहुत इजी था। ठीक है, अभी आगे चल करके कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिए
और उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में टूटेगा दोस्तों, देख लीजिए, जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और ये बहुत फास्ट टूटता है, विदाउट कैटेलाइज्ड का ही बहुत फास्ट टूटता है, ठीक है दोस्तों। जब इसे सिर्फ गर्म करते हैं तो इस तरीके से टूट जाता है। अभी दूसरे स्थिति में इसी को क्या करते हैं कि हम फिर से लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 को, और इसमें हम इस बार ग्लिसरॉल को लेते हैं, ग्लिसरॉल C3H8O3 को लेते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, गिन लीजिएगा, C3H8O3 होता है, ठीक है। तो इसके जब उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो बहुत ही स्लो जल और क्या ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले विदाउट कैटेलाइज्ड का ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जल मतलब कि H2O और ऑक्सीजन में बहुत ही फास्ट हो रहा था। जब हम कैटेलाइज्ड का हम प्रयोग किए हैं जिसके वजह से ये क्या हो गया है, बहुत ही स्लो हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड क्या हुआ है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का स्पीड क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग घट गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो यहाँ पे देखिए कैटेलाइज्ड, यहाँ पे नेगेटिव कैटेलाइज्ड के रूप में क्या काम कर रहा है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। उसका फार्मूला क्या होता है, C3H8O3, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, गिन लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर, ठीक है, स्व उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे हुआ क्या कि अभिकारक को हम मिलाएं, अभिकारक को मिलाएं, अभिकारक से क्या बन गया, प्रतिफल बन गया, अभिकारक को मिलाएं और प्रतिफल बन गया। क्या ऐसा है क्या कि ऐसा है क्या, देख लीजिए यहीं पे हम देखते हैं ना, आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या ऐसा है क्या कि यहाँ पे H2O2 को हम गर्म किए तो तुरंत सेकेंड में क्या ऐसा हो सकता है कि ये बन जाएगा, फास्ट है उससे भी क्या, क्या ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। H2O2 है, हर एक अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ समय लगता है। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, कुछ ना कुछ तो समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम क्या किए, अभिकारक को मिलाएं और तुरंत प्रतिफल मिल गया, बन गया, अभिकारक को रखे और तुरंत प्रतिफल बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस स्व उत्प्रेरक में होता क्या है, ऑटो कैटेलाइज्ड में होता क्या है दोस्तों, कि हम क्या लेते हैं, हम कोई अभिकारक ले लिए और उसको मिलाएं, ठीक है। तो होता क्या है, सभी अभिक्रिया में नहीं, कुछ कुछ अभिक्रिया में हम अभिकारक को लिए आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, 2-3 अभिकारक को आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा बनेगा, लाजमी है, क्या बनने वाला है, अभिकारक को जब हम आपस में मिलाएंगे तो प्रतिफल बनने वाला है। क्या तुरंत सारा प्रतिफल बन जाएगा जितना मिलाए, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकेंड भी लगे, उससे भी कम लगे, मतलब टाइम तो लगेगा ना। तो होगा क्या कि थोड़ा सा भी ये बना, प्रतिफल बना, तो वो थोड़ा सा प्रतिफल क्या करेगा, वो जैसे बना ना, वो क्या करेगा, खुद अभिक्रिया के वेग को फास्ट कर देगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे तो और ज़्यादा आप समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, इथाइल एसीटेट लिए हैं और उसमें हम जल डाल दिए हैं। इथाइल एसीटेट ले करके, ये इथाइल एसीटेट है, इसमें हम क्या डाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जल डाले हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड बना है और क्या, इथाइल एल्कोहल बना है, ठीक है। ये दोस्तों होगा क्या, देखिए हम पहले क्या लिए हैं, इथाइल एसीटेट लिए हैं दोस्तों, ठीक है, और उसमें हम जैसे जल डाले हैं तो थोड़ा सा क्या बनेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा तो तुरंत नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा बनेगा। क्या चीज़ जी, देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, एसिटिक एसिड है और क्या है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, दोनों फार्मूला। ये सब कैसे आ रहा है सर जी, आपको कैसे पता है? आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक का वेट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे समझने वाले हैं, खुद आप इस सब का स्ट्रक्चर आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का वेट कर लीजिए, ठीक है। सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों हम आपस में मिलाएं, तुरंत तो नहीं सारा कुछ बन जाएगा, थोड़ा सा बनेगा, यही थोड़ा सा क्या करेगा, खुद अभिक्रिया के वेग को फास्ट कर देगा। आप समझ पा रहे हैं? तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, खुद अभिक्रिया के वेग को फास्ट कर देता है। कौन? ये प्रतिफल। जैसे थोड़ा प्रतिफल बना, वो खुद ही उत्प्रेरक के तरह कार्य करने लगेगा। कौन सा उत्प्रेरक की तरह? धन उत्प्रेरक की तरह ऑलवेज देखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्वतः उत्प्रेरक क्या कार्य है, देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अभिक्रिया करता है, अभिकारक अभिक्रिया की आपस में, और प्रतिफल बनाता है, प्रतिफल बनाएगा, सारा नहीं बनाएगा, बस थोड़ा ही सा जैसे बनाया कि प्रतिफल के बनते ही अभिक्रिया का वेग स्वतः बढ़ जाता है। जैसे थोड़ा सा प्रतिफल बना, वैसा ही क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग बहुत फास्ट हो जाएगा। देख लीजिए
इसलिए 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 इस प्रतिफल को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। ये जो प्रतिफल है ना, ये स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। आप समझ पा रहे हैं? आई होप समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को क्या कीजिए, बैक करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला हम करते हैं चौथा नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं समांग उत्प्रेरक। ठीक है, होमोजीनियस कैटेलाइज्ड। समांग मतलब एक ही रूप का, ठीक है, और विसमांग मतलब अलग अलग रूप का, अलग अलग स्टेट अवस्था का। ठीक है, समांग मतलब क्या होता है, एक ही अवस्था का, एक ही रूप का। चलिए देख लीजिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल एवं उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था में हो तब उत्प्रेरक को उस उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहा जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, बहुत इजी है ये दोनों समांग और विसमांग तो बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं होता क्या है कि देखिए, तो यहाँ पे SO2 लिया गया है और O2 लिया गया है, और किसके उपस्थिति में जी, यहाँ पे NO के उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड के उपस्थिति में यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। आपको पता चल गया, तीर पर सर जी बताए हैं कि उत्प्रेरक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को मिलाएं, इसके ऊपर किसके उपस्थिति, नाइट्रिक ऑक्साइड के उपस्थिति में ये क्या बना दे रहा है, यहाँ पे बना दे रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी गैसियस फॉर्म में है, गैस के रूप में है, जी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जो है O2 ये भी जी के रूप में है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी क्या चीज़ में है, जी के रूप में है, मतलब गैस के रूप में है। और जो बना हमको प्रतिफल प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो भी किस चीज़ में है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे जी के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभिकारक गैस के फॉर्म में, प्रतिफल गैस के फॉर्म में, और उसमें उपस्थित होने वाला कथी, भाग लेने वाला उत्प्रेरक, वो भी कथी गैसियस फॉर्म में, गैसीय रूप में। तो तीनों एक ही रूप का है, तीनों एक ही भौतिक अवस्था में प्रयुक्त हुआ है, गैस गैस गैस। ठीक है, तो वही कहता है दोस्तों, एक बार और पढ़ा देते हैं। अब आप पूरा क्लियर हो चुके हैं इस चीज़ से, समांग उत्प्रेरक से। देख लीजिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल एवं उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था में हो तब उस उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, विसमांग भी जस्ट इसके उल्टा। विसमांग में क्या होता होगा, अभी से ही हमको पता चल गया सर जी कि पक्का पक्का वो में अलग अलग कोनो ठोस होता होगा, कोनो कथी रहता होगा, कोनो गैस, कोनो लिक्विड, इस फॉर्म में रहता होगा, मतलब समान रूप में नहीं रहता होगा, ये होगा सर जी। चलिए देख लीजिए तो कि विसमांग उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक प्रतिफल, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल एवं उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था में नहीं हो तब उस उत्प्रेरक को विसमांग उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे सर जी, तो यहाँ पे देख लीजिए N2 गैस के फॉर्म में होता है, H2 गैस के फॉर्म में होता है, और Fe लोहा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जो प्रतिफल बन रहा है NH3 वो गैसियस अवस्था में है। ठीक है, गैसीय अवस्था में है। तो ये देख लीजिए, तो अभिकारक गैस में, प्रतिफल भी गैस में, लेकिन का उत्प्रेरक ठोस में। तो ये तीनों समान है क्या, नहीं है। तो विसमांग क्या हो गया, विसमांग उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेट्रोजीनियस कैटेलाइज्ड के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो F ही कार्य कर रहा है। क्लियर है क्या? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इस तरीके से भी पूछ सकता है दोस्तों कि हाइबर मतलब अमोनिया के हाइबर विधि में Fe उत्प्रेरक का किस उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यह दोनों गैसियस ऑप्शन वहाँ पे देगा, वहाँ पे ऑप्शन देगा कि समांग और विसमांग। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिएगा, विसमांग। आप जानते हैं ये भी गैस में, ये भी गैस में, और ये सॉलिड में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो आप क्लियर रहिएगा। ठीक है, चलिए एंजाइम ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कि एंजाइम उत्प्रेरक होता क्या है। एंजाइम को इंग्लिश में एंजाइम कहा जाता है, कैटलाइज्ड, समझ चुके हैं। चलिए तो देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का उत्प्रेरक ही होता है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, वो भी एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरित मतलब तेज करता है। ठीक है, उत्प्रेरित मतलब तेज करता है। और जैव क्या होता है, जैव मतलब हमारे जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, देख लीजिए एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का उत्प्रेरक
ही होता है जो हमारे जीवन मतलब जैव रासायनिक हमारे जीवन में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको क्या करता है, उसे उत्प्रेरित करता है, उसे बढ़ाता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, तो जैसे देख लीजिए कि हम खाते हैं तो हम जो खाते हैं फूड उसका डाइजेस्ट हो करके और मल बनता है, तो ये भी तो एक प्रकार का हमारे जीवन से ही रिलेटेड है ना। तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो करके मल बनना, इसमें भी किसी प्रकार के उत्प्रेरक आता होगा जी। पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ये सब बहुत प्रकार का आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम देख लीजिए यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सुक्रोज है और उसमें जल डाला जा रहा है और यहाँ पे एक एंजाइम होता है सुकरेज। क्या होता है इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या होता है, सुकरेज। क्या नाम होता है, सुकरेज। यहाँ पे सुकरेज एंजाइम के रूप में आता है और क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सर दोनों का सूत्र बराबर है, वेट कीजिए, इनऑर्गेनिक में सब समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉरी ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में इसको। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सुक्रोज लिए हैं और उसमें जल डाले हैं, तो एंजाइम के रूप में क्या चीज़ प्रयुक्त हो रहा है, सुकरेज। इसका नाम क्या है, सुकरेज। ठीक है, तो एंजाइम के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ये चीनी में जब पानी डाले हैं तो क्या चीज़ बन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ एंजाइम के रूप में कार्य हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए जैसे मिल्क और यहाँ पे एंजाइम प्रयुक्त होगा तो कर्ड बन जाएगा। ठीक है, मतलब दही बन जाएगा। दूध से दही बनना, वहाँ पे एक एंजाइम का कार्य होता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, LB, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, बायोलॉजी में इस चीज़ को पढ़े होंगे। ठीक है, हम भी चैप्टर लाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अभी देखिए फूड से डाइजेस्ट कब कैसे हो जाता है, कोई भी खाना पचता है तो उसमें भी हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एंजाइम बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, अभी बताना पॉसिबल नहीं है, हम आपको लेकर के जब आएंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कैसे कैसे रोल होता है, खाना पहले से कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, माउथ से। ठीक है, इस तरीके सब कुछ पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एंजाइम उत्प्रेरक 1 सेकेंड में लगभग 10 लाख अणु को उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, उत्प्रेरित, मतलब एंजाइम उत्प्रेरक ये सबसे फास्ट, ये सबसे अलग, जितना हम धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, ये सब जितना देखें, समांग विसमांग उत्प्रेरक, ये सबसे फास्ट उत्प्रेरक होता है। ये तो इतना फास्ट होता है 1 सेकेंड में कितना, 10 लाख अणु को उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, ये जो एंजाइम यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगला देखिए, तो एंजाइम उत्प्रेरक ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको हम बाद में आपको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए कि अभी देख लीजिए एंजाइम के बारे में आपको क्या क्या याद होना चाहिए। एंजाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम उत्प्रेरक है। ठीक है, ये 1-2 बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का उत्प्रेरक ही होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए हम 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, कोई भी 2 1 आप याद कर लीजिए। ठीक है, ग्लूकोज में जब जल मिलाया जाता है तो सुकरेज, ठीक है, सुकरेज के उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। मिल्क जब कर्ड्स बनता है तो किसके उपस्थिति में, लैक्टोबैसिलस के एंजाइम के उपस्थिति में। फूड एंजाइम के बहुत सारा, यहाँ पे कोई हम पार्टिकुलर का नाम नहीं लिए हैं, फूड एंजाइम की उपस्थिति में ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में कितने अणु को उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा ये वाला हम बोल रहे हैं कि लास्ट में हम आपको बताते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में तो हम आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और नहीं अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।